हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस हिरासत को लेकर एक विशेष निर्णय दिया गया है। इस पूरे निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 के अपने एक दूसरे निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया गया है, जिसके बाद ये जो हालिया निर्णय है, ये निर्णय बहुत ज़्यादा विशेष बन गया है और ऐसे में इस पूरे निर्णय पर विस्तार से चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और साथ ही न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर को जानने की कोशिश की। खबर को जानने के बाद हम इस पूरे मामले की हिरासत में जुड़ा जो हालिया निर्णय है, जो पुलिस हिरासत से जुड़ा रीसेंट डिसीजन है, उस निर्णय पर बात करेंगे। इसके अलावा पुलिस हिरासत के विषय में कानून क्या कहता है, उस कानून को भी समझने की कोशिश करेंगे और पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी के बीच अंतर क्या है, उन दोनों के अंतरों को भी, डिफरेंसेस को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि अगर हिरासत की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद किस तरह के विकल्प बचे होते हैं, उन विकल्पों पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो 2021 में यूपीएससी ने अपने प्रश्न पत्र में भी पूछा था। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और कानून जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रीसेंट डिसीजन पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका को लेकर अपना हालिया डिसीजन दिया था। अब इस पूरी याचिका में सीबीआई ने यह मांग की थी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि एक राजनीतिक दल है, इसके एक पूर्व नेता थे जिनका नाम था विनय मिश्रा, इनके भाई थे विकास मिश्रा। तो विकास मिश्रा को दोबारा से पुलिस हिरासत दिए जाने की मांग की थी सीबीआई द्वारा। अब क्यों की गई थी? तो विकास मिश्रा वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भारत में करप्शन करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा इसी व्यक्ति पर षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया था और इन्हीं आरोपों के चलते सीबीआई ने इस व्यक्ति को 16 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद वहां के तत्कालीन मजिस्ट्रेट द्वारा इस व्यक्ति को 7 दिनों की सीबीआई हिरासत में यानी कि पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन 7 दिनों की पुलिस हिरासत तो थी, लेकिन हिरासत शुरू होने के मात्र 2.5 दिनों बाद ही ये व्यक्ति बीमार पड़ गया और इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और इसके बाद इसी आधार पर इस व्यक्ति को जमानत भी दे दी गई। इसके बाद हालांकि इस व्यक्ति की जमानत समाप्त हो गई और इसे आगे चलकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और वहां भी इसे एक बार फिर से जमानत मिल गई। लेकिन अब सीबीआई ने एक याचिका दायर की। हमने बात की, सीबीआई ने याचिका दायर की है और इस पूरी याचिका में जांच एजेंसी ने कहा है कि क्योंकि पहले इस व्यक्ति को जो पूरी पुलिस हिरासत थी, उस पूरी पुलिस हिरासत के दौरान अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, जिसके वजह से इसकी जो जांच थी वो जांच पूरी नहीं हो सकी थी और इसी को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति की एक बार फिर से पुलिस हिरासत की मांग की गई है। तो ये तो पूरा पुलिस का पक्ष हुआ, सीबीआई का पक्ष हुआ। इसके अलावा जो विकास मिश्रा के वकील हैं उनका क्या कहना है, तो उन्होंने एक बहुत विशेष उदाहरण दिया है। विकास मिश्रा के वकीलों ने तकरीबन 30 वर्ष पुरानी एक नज़ीर का उदाहरण पेश किया है। एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजन का उदाहरण पेश किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे डिसीजन में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है और इसी पूरे मामले, इसी पूरे निष्कर्ष का इसी पूरे उदाहरण को पेश करते हुए विकास मिश्रा के वकीलों ने उन्हें दोबारा से पुलिस हिरासत में भेजने का पूरी तरह से खंडन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर अपना निर्णय लेते हुए विकास मिश्रा को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना डिसीजन है, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है, एक विरोधाभास पैदा हो गया है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों डिसीजंस हैं
ये दोनों के दोनों डिसीजंस 2 जजों की बेंच द्वारा दिए गए थे। तो अब जाहिर तौर पर कई जानकार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे विषय को लेकर 2 से ज्यादा जजों की बेंच द्वारा विचार किया जाए और इस संबंध में स्पष्टता लाने का प्रयास किया जाए, क्लैरिटी लाने का प्रयास किया जाए। तो ये तो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि की बात हुई, बैकग्राउंड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के कानूनों में पुलिस हिरासत को लेकर किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आप पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधानों को जानना चाहते हैं तो आपको सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के पास जाना होगा और इसकी धारा 167 में झांक कर देखना होगा। अब इसकी धारा जो 167 है वो ये बताती है कि अगर पुलिस 24 घंटे के भीतर किसी मामले की जांच नहीं कर पाती है तो इस संबंध में अगली कार्यवाही क्या होगी। अब इससे पहले हमें 24 घंटे वाला नियम समझना होगा। दरअसल कानूनों के मुताबिक जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस उस व्यक्ति को अपने पास 24 घंटे तक रख सकती है जांच के लिए, और पुलिस के लिए अनिवार्य होता है कि 24 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये 24 घंटे की अवधि होती है जांच के लिए, और इस अवधि के बाद उस आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है ताकि अतिरिक्त जांच की जा सके। अब अगर आप धारा 167 के सब सेक्शन 2 में देखेंगे तो ये सब सेक्शन बताता है कि यदि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पड़ती है तो अतिरिक्त जांच के लिए 24 घंटे के बाद और ज्यादा जांच करने के लिए उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है, यानी पुलिस के पास कस्टडी के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन पुलिस के पास कस्टडी में भेजने का जो अधिकार प्राप्त है, इससे संबंधित अधिकार केवल उस जिले के मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है, और जिले का मजिस्ट्रेट अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये तय कर सकता है कि उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए या फिर नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये जो अधिकार है ये मुख्य तौर पर जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर एक विशेष प्रावधान ये भी है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट ये निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजना है तो मजिस्ट्रेट के लिए अनिवार्य है कि इससे संबंधित कारण को लिखित तौर पर पेश किया जाए। जब तक कारण को लिखित तौर पर पेश नहीं किया जाएगा तब तक उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस हिरासत की अवधि की बात करें तो पुलिस हिरासत की अवधि मुख्य तौर पर 15 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी कि किसी व्यक्ति को 15 दिनों से ज्यादा के लिए पुलिस की हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। और इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 1992 में अनुपम कुलकर्णी केस में की गई थी, और इसी केस का उदाहरण पेश करते हुए हाल ही में जो विकास मिश्रा थे उनके वकीलों ने अपना तर्क बनाया था। अब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे डिसीजन में? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि किसी व्यक्ति को 15 दिनों की अवधि के बाद, उसकी गिरफ्तारी के 15 दिनों की अवधि के बाद पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है। इसको डिफेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस पूरे जो प्रावधान है इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो लोग अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों को पुलिस के तमाम तरीकों से बचाया जा सके, जिन तरीकों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों द्वारा लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि अक्सर पुलिस फेक एविडेंस पेश करती है, और इन्हीं तमाम चीजों से बचाने के लिए उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रावधान पेश किया गया था। अब ये तो इस प्रावधान की बात हुई, लेकिन यहाँ पर आप एक सवाल और पूछ सकते हैं कि यदि पुलिस पूरे 15 दिनों की अवधि के भीतर भी पूरी जांच की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती है तब क्या होगा? तब किसी मामले की जांच किस तरह से की जाएगी? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी आपको सीआरपीसी की धारा 167 के पास ही जाना होगा। तो सीआरपीसी की धारा 167 ये बताती है कि यदि पुलिस हिरासत की अवधि में जांच पूरी नहीं हो पाती है तो पुलिस के पास एक विकल्प और बचता है, और वो विकल्प है न्यायिक हिरासत का, यानी कि जुडिशियल कस्टडी का। अब इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी बात करें तो जुडिशियल कस्टडी यदि गंभीर अपराध में है, यानी कि ऐसे अपराध में है जहां पर सजा की अवधि 10 साल से ज्यादा है, तो ऐसे गंभीर अपराधों में जुडिशियल कस्टडी 90 दिनों तक की हो सकती है। और दूसरे तरह के जो अपराध हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों में जो जुडिशियल कस्टडी है वो 60 दिनों की हो सकती है। अब यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बीच अंतर को समझने की कोशिश करें तो पुलिस कस्टडी जो होती है वो मुख्य तौर पर पुलिस के अधीन होती है, और जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो न्यायालय के अधीन होती है। और न्यायालय का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो न्यायालय को रिप्रेजेंट करता है मजिस्ट्रेट।
तो जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर की जाती है। इसके अलावा जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी के दौरान मुख्य तौर पर जो जांच की प्रक्रिया होती है वो पुलिस स्टेशन के अंदर की जाती है, यानी कि आरोपी व्यक्ति से जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका जो इंटेरोगेशन होता है वो पुलिस स्टेशन में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो न्यायिक हिरासत होती है, तो इस न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बंद नहीं किया जाता, बल्कि आरोपी व्यक्ति को केंद्रीय कारागार में यानी सेंट्रल जेल में बंद किया जाता है। इसके अलावा इस संबंध में एक विशेष प्रावधान ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत दी जाती है, तो न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति से तब तक जांच नहीं कर सकते हैं, उस व्यक्ति को तब तक इंटेरोगेट नहीं कर सकते हैं जब तक वो उस जिले के मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त न कर ले। तो ये भी एक बहुत विशेष प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय कानूनों में पुलिस हिरासत का एक अपवाद भी मौजूद है। अपवाद ये है कि यदि अलग अलग मामलों में किसी व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हो, तो पुलिस उन तमाम एफआईआर्स को आधार बनाते हुए उस व्यक्ति को लंबे समय तक अपने पास पुलिस हिरासत में रख सकती है। और बीते दिनों ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबैर के साथ हमें इसी तरह का एक मामला देखने को मिला था, जहां पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा एक लंबे समय तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया और समय इतना ज्यादा लंबा था कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यायिक हिरासत का विषय और पुलिस हिरासत का विषय। तो ये तो दोनों के बीच अंतर की बात हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इस पूरी अवधि की समाप्ति के बाद भी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो फिर किस तरह के विकल्प बचते हैं। तो भारतीय कानूनों के मुताबिक यदि निश्चित अवधि के दौरान भी पुलिस जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है, तो इस पूरी स्थिति में उस व्यक्ति को डिफॉल्ट जमानत या फिर वैधानिक जमानत का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि ये अवधि पूरी होने के बाद वो व्यक्ति स्वतः ही जमानत प्राप्त कर सकता है, उसको डिफॉल्ट तरीके से जमानत प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया था, ये शब्द है निश्चित अवधि। तो निश्चित अवधि का क्या मतलब है? तो निश्चित अवधि का मतलब है सबसे पहले तो 24 घंटे, 24 घंटे के बाद बारी आती है 15 दिनों की, और इसके बाद 60 या फिर 90 दिनों की। और अगर इस निश्चित अवधि में जांच पूरी नहीं हो पाती है, तब उस व्यक्ति को डिफॉल्ट तरीके से जमानत मिल जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने साल 1975 के अपने माताबार परिदा बनाम उड़ीसा राज्यवाद में इस बात की पुष्टि भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि पुलिस 60 से 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में गंभीर और विभत्स अपराध करने वाले व्यक्ति को भी जमानत मिलने का, जमानत प्राप्त करने का अधिकार मौजूद होगा उस व्यक्ति के लिए। तो जाहिर तौर पर यह बहुत विशेष प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया था। ये तो इस पूरे मामले की बात हुई, पूरे मामले के कानूनी पहलू को समझने की कोशिश की हमने। अब आगे चलते हैं और इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात करते हैं। हमने बात की थी कि यह सवाल यूपीएससी ने साल 2021 में अपने प्रश्न पत्र में पूछा था। तो हमारा सवाल था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन था कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ये पहला कथन था। हमारा दूसरा कथन था कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा कथन था। तो आपको इन दोनों कथनों के आधार पर यह बताना था कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से सही हैं। हमारे ऑप्शन थे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल न भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।